नमस्कार छात्रों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। प्रश्न पत्र क्रमांक 5 सत्र क्रमांक 4 के अंतर्गत आधुनिक हिंदी गद्य एकांकी और व्यावहारिक हिंदी, इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत हमने पाठ्यक्रम में लगाई हुई लगभग 4 एकांकियां हमने देखी है। आज हम यहां से आगे की जो 5वीं एकांकी है उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। उसको शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा इसके पहले जो भी कुछ हुआ है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूं, ताकि एक विशिष्ट गति के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा न हो कि पीछे क्या हमने पढ़ा है इसकी जानकारी या वो हम समय के अभाव में भूल जाए। इसके लिए थोड़ा सा मैं आपके सामने ये रिवाइंड कर देता हूँ कि हमने कौन कौन सी एकांकियाँ देखी है और संबंधित एकांकियों के विषय क्या रह चुके हैं। अब तक हमने 4 एकांकियाँ देखी है। इसमें पहली एकांकी जो हमने देखी वो है प्रतिशोध नामक, जिसको राम कुमार वर्मा द्वारा लिखा गया है। और इस प्रतिशोध नामक एकांकी में भारवी और श्रीधर और सुशीला नामक पात्रों का जिक्र हुआ है और उनके माध्यम से राम कुमार वर्मा जी ने इस प्रतिशोध अर्थात बदले की भावना को, पिता पुत्र के अंतर्गत पनप रही बदले की भावना को वहां पे विशिष्ट ढंग से प्रस्तुत किया है। माता पिता का वात्सल्य प्रेम जो होता है अपने बेटे के प्रति किस प्रकार हो सकता है, इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण जो है ये प्रतिशोध नामक एकांकी है। बदले की आग में जलता हुआ बेटा जब पिता की वात्सल्यता को देखता है, पिता के भावनाओं को समझता है, तब ये अपने आप को वहां पे प्रायश्चित्त के लिए या दंड भोगने के लिए वो किस प्रकार लालायित होता है, इसका भी एक चित्रण जो है इस प्रतिशोध नामक हमने एकांकी में देखा है। तो ये एक ऐतिहासिक एकांकी है। लगभग 6वीं शती के अंतर्गत ये कथानक जो है लिखा गया है और महान पंडित जो श्रीधर है उनके बेटे भारवी के संदर्भ में ये एकांकी जो है राम कुमार वर्मा द्वारा लिखी है। ये पहली एकांकी हमने देखी है। दूसरी एकांकी विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखी हुई पिकनिक नामक एकांकी है और इस एकांकी के माध्यम से प्रमीला, निरूपा, हेमंत, वीरेश्वर, करुणा आदि पात्रों के जरिए विष्णु प्रभाकर जी हमारे सामने उस कथानक को लाते हैं कि आज की आधुनिक जीवन शैली के कारण आज की जो युवा पीढ़ी है किस प्रकार मुक्त भाव से जीना चाहती है और उसके जीवन में ये जो मुक्ति की जो भावना है या आज़ादी या स्वतंत्रता की जो कुछ बातें हैं उसमें अगर कोई अटकाव करता है तो ये किस प्रकार ये युवा पीढ़ी जो है बर्ताव करती है, इसका एक जिक्र जो है इस एकांकी के माध्यम से विष्णु प्रभाकर जी ने वहां पे किया है। इस एकांकी में विष्णु प्रभाकर जी यही बताना चाहते हैं कि आज के समय में प्रत्येक माता पिता ने अपने बेटे को, अपनी बेटी को जो है आज के समय के अनुकूल समझना जरूरी है या आज का जो माहौल है उसके अनुरूप ही उसको ग्रहण करना या समझना जरूरी है, ताकि आपके और आपके बेटे अथवा बेटी के संदर्भ में विचार जो है जुड़ सकते हैं या उसका मिलाप हो सकता है। नहीं तो हम बहुत बार देख चुके हैं कि बहुत सारे घरों में बेटा अपने माँ बाप से बात नहीं करता, माँ बाप अपने बेटे से ठीक तरह से बोल नहीं पाते, तो ये स्थितियां बनी हुई है। तो यही स्थितियां जो है उसके समायोजन को लेकर, इसके उपाय को लेकर पिकनिक नामक एकांकी के माध्यम से विष्णु प्रभाकर जी हमारे सामने वो बातें लाते हैं। ये हमने दूसरी एकांकी देखी थी। अब तीसरी एकांकी हमने देखी है कि लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा लिखी हुई गली की शांति। अब गली की शांति नामक जो एकांकी हमने 3 नंबर की देखी है, इस एकांकी के माध्यम से विष्णु प्रभाकर जी, लक्ष्मी नारायण लाल जी जो है
गली की शांति अर्थात शांति नामक जो एक वेश्या की पुत्री है, उसके प्रति समाज का जो रवैया है या समाज की जो मानसिकता है, उसको बहुत ही सुंदर ढंग से, भावनात्मक संवेदनशील ढंग से जो है लक्ष्मी नारायण लाल जी हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। समाज के बुरे ख्यालों वाले लोग किस प्रकार अच्छे लोगों को परेशान करते हैं। बिहारी लाल जैसा इंसान जो है आज एक भाई बहन के, माने हुए भाई बहन के रिश्ते को निभाने के लिए कितनी बड़ी जोखिम उठाने के लिए तैयार है, इसका भी जिक्र जो है इस एकांकी में हमें मिलता है। अर्थात खून के रिश्ते के बजाय इंसानियत का जो रिश्ता होता है, इसको लक्ष्मी नारायण लाल जी ने इस एकांकी में बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। और ये जो शांति है, जो वेश्या की पुत्री जिसको लेकर समाज में बुरी नज़र से लोग देखते हैं और इस समाज के प्रति या इस व्यवस्था के प्रति किस प्रकार उनकी मदद करने वाले लोगों को भी दोषी ठहराया जाता है, इसका भी जिक्र यहाँ पे इस गली की शांति नामक एकांकी में किया है। लक्ष्मी नारायण लाल जी ये भी बताना चाहते हैं कि ये जो बिहारी लाल नामक जो पात्र है, ऐसे लोगों की मदद कर रहा है जो इन हालातों में, इन दलदलों में जी रहे हैं। तो उसी बिहारी लाल को अपने ही बिरादरी के लोग किस प्रकार बाहर भेजने की या निकालने की बात करते हैं, तो लक्ष्मी नारायण लाल को ये कहना यह है कि अच्छे लोगों के साथ समाज में हमेशा ऐसा ही घटित होता है, इसके ऊपर हमें सोचना जरूरी है। तो ये गली की शांति नामक एकांकी में लक्ष्मी नारायण लाल ने एक अच्छे इंसान के कारण, बिहारी लाल जैसे अच्छे इंसान के कारण एक लड़की को जो है पैसों के दाम पर या ना पैसों के बदले बेचते बेचते उन्होंने बचाया है। तो ये बातें थोड़ी सी इसमें आ गई है। 4 नंबर की एकांकी हमने देखी है विनोद रस्तोगी द्वारा लिखी हुई बहू की विदा। अब ये बहू की विदा जो है एक पारिवारिक समस्या को लेकर लिखी गई एकांकी है और पारिवारिक समस्या के भीतर उसमें भी जो प्रमुख जो समस्या है दहेज प्रथा, अर्थात हमारे समाज में ये प्रथा मौजूद है। और इस बहू की विदा इस एकांकी के माध्यम से विनोद रस्तोगी जी किस प्रकार हमारे भारतीय समाज के परिवार जो है इस दहेज प्रथा के कारण उजड़ रहे हैं, ये समस्या कितना गंभीर रूप धारण कर रही है, इस सभी बातों का जिक्र जो है जीवनलाल, राजेश्वरी, रमेश, कमला, प्रमोद, इन पात्रों के माध्यम से विनोद रस्तोगी जी ने बताने की कोशिश की है। एकदम कथानक की दृष्टि से या कथा वस्तु की दृष्टि से एकदम सशक्त एकांकी बहू की विदा, जैसे का वैसा, अर्थात जैसी करनी वैसी भरनी, जो ये कहावत आती है, इसी कहावत का समर्पक रूप जो है इस एकांकी में हमें देखने को मिलता है। अर्थात जीवनलाल समझ जाते हैं कि हम अपनी बहू के बारे में जिस प्रकार बर्ताव करते हैं, शायद मेरी बेटी के बारे में भी उसके ससुराल वाले उसका ही वैसा ही बर्ताव करते होंगे। तो ये समझ जब जीवनलाल को आ जाती है, और बहू और बेटी में वो जब तक फर्क कर रहा था तब तक उसको बहुत घमंड थी, लेकिन आज उसको पता चला है कि बहू बेटी होती है और बेटी ही बहू होती है। तो इस प्रकार से मानसिकता लिए अगर हमारे भारतीय समाज के लोग घर में आने वाली बहुओं को अगर उनके साथ व्यवहार करेंगे तो घर के हालात जो है या घर में जो झगड़े फसाद उभरते हैं उससे भी निजात मिल सकती है। तो बहू की विदा नामक विनोद रस्तोगी जी की एकांकी जो है अत्यंत संवेदनशील और साथ ही साथ अत्यंत ही सशक्त कथानक के साथ लिखी गई एकांकी है, हमने जिसको पहले लेक्चर में इसके पहले के लेक्चर में देखा है। अब तक हमने ये 4 एकांकियां देखी है। मैंने जानबूझकर ये बातें आपके सामने इसलिए रखी है क्योंकि अब तक जो भी कुछ हुआ है हम एक के बाद एकांकियां देखते हुए चल रहे हैं, उसका अध्ययन करते हुए चल रहे हैं, ताकि परीक्षा की दृष्टि से भी हमें थोड़ा सा याद रहे कि हमने क्या क्या पढ़ा है। तो अब तक हमने 4 एकांकियां देखी है। आज हम 5वीं एकांकी जो है हमारे पाठ्यक्रम में लगाई हुई चिरंजीत नामक लेखक है, चिरंजीत, जिन्होंने अखबारी विज्ञापन नामक एकांकी जो है हमारे पाठ्यक्रम में लगाई हुई है। और वो चिरंजीत जो है इस
अखबारी विज्ञापन नामक एकांकी के माध्यम से हमारे सामने समाज के एक विशिष्ट ढंग को लाते हैं और उस ढंग से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम गलत फहमी में अगर कुछ बातें सोच लेते हैं तो किस प्रकार उसका हमें उसके बारे में जो भी कुछ कठिनाई या समस्या आती है उसको भोगना पड़ता है। तो ये बातें चिरंजीत जी ने यहाँ पे अखबारी विज्ञापन इस एकांकी में बताने की कोशिश की है। हम इसको विस्तार से देखने ही वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको ये चिरंजीत नामक जो लेखक है इनका परिचय थोड़ा सा आपको करा के दे देता हूँ ताकि परीक्षा में इनके बारे में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो अखबारी विज्ञापन के लेखक है चिरंजीत, जिनका ये श्री चिरंजीत हिंदी के एक ख्याति प्राप्त रेडियो नाटककार है। अर्थात चिरंजीत की पहचान हिंदी साहित्य के भीतर एक रेडियो नाटककार के रूप में है। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि हिंदी साहित्य में चिरंजीत डैश डैश के रूप में जाने जाते हैं, हिंदी रेडियो नाटककार के रूप में। इस उत्तर को याद रखिएगा। जिनकी एकांकियों की हास्य व्यंग्य फुलझड़ियां श्रोताओं एवं पाठकों के मन में गुदगुदी पैदा करती है। अर्थात चिरंजीत जो एकांकियां या जो कथानक लिखते हैं वो कथानक जो है बहुत ही गंभीर न होकर एक हास्य व्यंग्य शैली के साथ, अर्थात जिसको कॉमेडी के रूप में कह सकते हैं, उस हास्य व्यंग्य शैली के साथ जो है ये एकांकियां अपने पाठकों के मन में गुदगुदी पैदा करने के संदर्भ में लिखते हैं। आकाशवाणी के चीफ प्रोड्यूसर के पद पर सुशोभित होकर आपने कई सुंदर रेडियो रूपकों की रचना एवं प्रसारण किया है। अर्थात चिरंजीत लेखक जो है ये आकाशवाणी के चीफ प्रोड्यूसर रह चुके हैं। आकाशवाणी जो केंद्र आता है रेडियो का, उस पर ये चीफ प्रोड्यूसर रह चुके हैं और उन्होंने वहां पे काम करते करते ऐसे बहुत सारे रेडियो रूपकों की निर्मित की है। साथ ही साथ उसके रचना भी करते हुए उसका प्रसारण भी किया है। आप निम्न मध्यम वर्गीय जीवन के चतुर चितेरे हैं। अर्थात निम्न मध्यम वर्गीय जीवन के चतुर चितरे मतलब इसका मतलब यह है कि इन्होंने अपनी एकांकियों में मध्यम वर्गीय लोगों की जो जीवन शैली होती है, मध्यम वर्गीय लोग क्या सोच रखते हैं, मध्यम वर्गीय लोग किस प्रकार जीवन जीते हैं, उनके सामने क्या क्या समस्याएं उभरती है, वो किस प्रकार इन सभी स्थितियों से उभरते हैं। अर्थात चतुर चितेरे से तात्पर्य है कि मध्यम वर्गीय लोगों की सभी बातों को जानने वाले, उसका मर्मज्ञ कह सकते हैं, चिरंजीत नामक लेखक है। आपने अपने हास्य व्यंग्य की लाठी का प्रहार भारतीय समाज की रूढ़िवादिता, अर्थात इन्होंने अपनी रचनाओं में या अपनी एकांकियों में हास्य व्यंग्य शैली के आधार पर या व्यंग्यात्मक ढंग से जो है भारतीय समाज की जो रूढ़िवादिता है, रूढ़ी मतलब बहुत सारे सनातनी लोग होते हैं जो रूढ़ प्रथाएं होती है, परंपराएं होती है, उसके बहकावे में आकर समाज में गलत काम करते हैं। इस रूढ़िवादिता के विरुद्ध भी उन्होंने लिखा है। साथ ही साथ आडंबर प्रियता, मतलब आडंबर प्रियता से तात्पर्य यह है कि हम देखिएगा कि किसी भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो हम बहुत सारे आडंबर जो है पाले हुए होते हैं। उदाहरणार्थ खाना न खाना, मतलब जिसको हम क्या कहते हैं कि फास्ट रखना, मराठी में उसे उपवास बोलते हैं। अर्थात ये जो प्रथाएं है, या गले में माला पहनाना, चप्पल न पहनना या भूखे रहना, जिसको बोलते हैं कि बहुत कड़क ही उपवास जो किया जाता है, मतलब मराठी में जिसको कहते हैं अन्न त्याग करना, और भगवान की भक्ति के लिए जो भी कुछ हम पैतरे अपनाते हैं, तो ये सभी बातें आडंबर प्रियता के अंतर्गत आ जाती है। मतलब भगवान के चढ़ावा के रूप में बहुत कुछ करना, या फूल मालाएं, या बहुत सारी चीजें जो आ जाती है कि हम देखते हैं कि वो लोग जो है आडंबर के कारण जो है, या आडंबर मतलब ऐसी गलत क्रियाएं करना जिसके माध्यम से वो
सनातनी लोग जो होते हैं या रूढ़िवादी जो लोग होते हैं, प्राचीन परंपरा वाले जो लोग होते हैं, जो उसका कुछ मतलब नहीं होता, लेकिन ये आडंबर, आपने देखा कि बहुत सारे लोग जो है बाल बढ़ाते हैं, दाढ़ी बढ़ाते हैं, भगवे वस्त्र पहनते हैं या गेरुए वस्त्र पहनते हैं, माथे पर भस्म वगैरह लगा के घूमते हैं, कमंडलों वगैरह लेकर घूमते हैं। अर्थात ये जो आडंबर प्रियता है, ये भगवान की भक्ति के रूप में वो लोग जो सोचते हैं, तो इसके ऊपर भी उन्होंने कड़े प्रहार किए हैं। और भारतीय अंधविश्वास जो है, अर्थात हमारे समाज में फैला हुआ जो अंधविश्वास है, जिसको अंधश्रद्धा कहते हैं, इसके ऊपर भी उन्होंने तीखा व्यंग्य किया है। उसके साथ साथ मिथ्याभिमान, मिथ्याभिमान से तात्पर्य यह है कि झूठी शान लोगों के बीच पैदा करना, अर्थात मिथ्या से तात्पर्य है कि झूठा दिखावा करना, अर्थात और उसका अभिमान पालना। ये भी बातें जो है चिरंजीत जी ने अपनी रचना के माध्यम से, अपने एकांकियों के माध्यम से वहाँ पे वो विषय जो है लोगों के सामने रखने की कोशिश की है। आपकी साहित्य सेवाओं के उपलक्ष्य में भारत सरकार ने आपको पद्मश्री उपाधि से सम्मानित किया है। अर्थात समाज की नस को या समाज की जड़ को पहचानने के बाद जब चिरंजीत ने अपनी रचनाओं में समाज की ये जो रूढ़िवादिता है, आडंबर प्रियता है, अंधविश्वास है, मिथ्याभिमान है, इसके ऊपर जब लिखा और पाठकों ने इसको सराहा और साथ ही साथ पाठकों के साथ साथ भारत सरकार की ओर से भी इन्हें पद्मश्री नामक पुरस्कार जो है वहाँ पे प्राप्त हुआ है। अर्थात ऐसे बहुत ही बड़े लेखक जो है जिन्हें पद्मश्री प्राप्त हुआ है, ऐसे लेखक जिनकी रचना अखबारी विज्ञापन नामक एकांकी जो है, इसको हम पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे पाठ्यक्रम में वो लगाई गई है, ये भी हमारे लिए गौरव की बात है। प्रस्तुत एकांकी अखबार विज्ञापन में अपने एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की आशाओं एवं निराशाओं में हास्य व्यंग्य का रंग भरने का सफल प्रयास किया है। अर्थात अखबारी विज्ञापन नामक इस एकांकी के माध्यम से चिरंजीत जो है, जो मध्यम वर्गीय परिवार की जो आशाएं होती है, निराशाएं होती है, और इन आशाओं निराशाओं को हास्य व्यंग्य तरीके से या हास्य विनोद शैली से विशिष्ट ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इस एकांकी का कथानायक मदन मोहन जो है अपने अभावग्रस्त जीवन से ऊपर उठने के लिए विज्ञापन का सहारा लेता है। अर्थात अखबार में जो विज्ञापन आते हैं और उसका मदन मोहन का जो जीवन है वो अभाव से ग्रस्त है, मतलब बहुत सारी कमियां जो है उसके परिवार में है, उसके जीवन में है, तो उनकी पूर्ति के लिए वो अखबारों के द्वारा छापे जा रहे विज्ञापनों पर निर्भर होता है। तो उससे वो अपने अभावों को पूरा करने की कोशिश करता है, तो उससे ऊपर उठने के लिए वो अखबारी विज्ञापन का सहारा लेता है। और उस अखबारी विज्ञापन के कारण किस प्रकार गलत फहमी तैयार होती है और पति पत्नी के बीच में घरेलू झगड़ा किस प्रकार शुरू हो जाता है, इसका एक सुंदर वर्णन, इसका एक व्यंग्यात्मक वर्णन जो है हास्य शैली के साथ, या जिसको हम कहेंगे कि एक मजाकिया ढंग से ये गलत फहमी जो है पैदा हो जाती है और घर की शांति किस प्रकार भंग हो जाती है, इसका एक चित्रण जो है इस एकांकी के माध्यम से हमें देखने को मिलता है। तो मैं अगले लेक्चर में इस एकांकी के बारे में थोड़ा सा संक्षेप में आपके सामने कुछ बातें रखूंगा और उसके बाद हम इस एकांकी को विस्तार से देखने वाले हैं और इसमें आए हुए पात्रों का भी परिचय देखने वाले हैं। तो अगले लेक्चर में पात्र परिचय तथा इस एकांकी के सार को थोड़ा सा अपने शब्दों में रखूंगा और मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए रुकते हैं, धन्यवाद।